हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका होते हैं और वे अधिकांश कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रिटेन के सम्राट भी संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट के पास होती है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रपति की तुलना सबसे अधिक ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारत में जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है जो देश का शासन चलाती है। इसलिए परीक्षा में अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाए वास्तविक कार्यपालिका या देश का वास्तविक शासन कौन चलाता है, तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, यह शक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं। इसलिए संविधान में शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि उसका वास्तविक उपयोग जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का प्रधान है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, या फिर राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रधान है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। वह देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और देश का वास्तविक शासन चलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत के राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इसी कारण उन्हें देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। वे भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद धारण करते हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, लेकिन प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर ट्रिक की बात करें तो प्रथम नागरिक इज इक्वल टू राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख इज इक्वल टू प्रधानमंत्री।
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। हालांकि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसलिए संविधान के अनुसार शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उसका वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न की ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक हो जाएगी इसकी अनुच्छेद 53 इजिकल टू संघ की कार्यपालिका शक्ति इजिकल टू राष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 इजिकल टू राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर फील्ड मार्शल? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति सेना का दैनिक संचालन करते हैं। सेना का संचालन और कमान संबंधित सेनाध्यक्षों तथा भारत सरकार के माध्यम से की जाती है और राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इस क्वेश्चन की ट्रिक हो जाएगी सुप्रीम कमांडर इक्वल टू राष्ट्रपति, डे टू डे कमांड सेनाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत के राज्य के प्रमुख होते हैं। वे देश के संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और देश का वास्तविक प्रशासन चलाते हैं। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, हेड ऑफ द स्टेट इज इक्वल टू राष्ट्रपति, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्रधानमंत्री। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना इन तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सर्वोच्च कमांडर हैं, जबकि सेना का दैनिक संचालन संबंधित सेनाध्यक्षों तथा सरकार के माध्यम से किया जाता है। ट्रिक है इसकी, सुप्रीम कमांडर इज इक्वल टू राष्ट्रपति, रियल ऑपरेशनल कमांड इज इक्वल टू सेनाध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो ये जो योग्यता है दोस्तों ये राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी ये जरूरी है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लेकिन संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई सांसद राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। और राष्ट्रपति की 3 मुख्य योग्यताएं याद रखें आप कि पहली है भारत का नागरिक, दूसरी है 35 वर्ष या उससे अधिक आयु और तीसरी है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। लेकिन सांसद होना ये जरूरी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 58 के अनुसार
राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 35 वर्ष पूरे होने के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र होता है। इस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए। राष्ट्रपति इक्वल टू 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति इक्वल टू 35 वर्ष, लोकसभा इक्वल टू 25 और राज्यसभा इक्वल टू 30 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65, 75 वर्ष, 70 वर्ष या फिर इनमें से कोई आयु सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद की अन्य सभी योग्यताएं पूरी करता है तो वह किसी भी आयु में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, मिनिमम एज इक्वल टू 35 वर्ष और मैक्सिमम एज इक्वल टू कोई सीमा नहीं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कितनी भी बार? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी, कितनी भी बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकता है और पुनः निर्वाचित होने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। यानी संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति केवल 1, 2 या 3 बार ही चुना जा सकता है। यदि वह बार चुनाव जीतता है तो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की कि अनुच्छेद 57 इज इक्वल टू राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र और री इलेक्शन इज इक्वल टू अनलिमिटेड, यानी कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता, उनका निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ट्रिक हो जाएगी इसकी, राष्ट्रपति इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष चुनाव, लोकसभा इज इक्वल टू प्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। इस पद्धति में मतदान अपनी प्राथमिकताएं इंगित करता है। यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यक मत नहीं मिलते तो मतों का स्थानांतरण अगली प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कैसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उच्चतम न्यायालय को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय समिति नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय करता है। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की दोस्तों, अनुच्छेद 71 इज इक्वल टू राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद इज इक्वल टू उच्चतम न्यायालय और इलेक्शन डिस्प्यूट इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 50-50। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र वैध होने हेतु कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर और वास्तविक उम्मीदवार ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, राष्ट्रपति चुनाव इजिकल टू 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक। याद रखें बस 50-50 रूल। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उस पद से इस्तीफा ना दे दे। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, नागरिक, 35 वर्ष, लोकसभा की योग्यता। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इस चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है और मतदान एकल हस्तांतरीय मत पद्धति से होता है और मतदान अपनी प्राथमिकताएं अंकित करता है। ट्रिक हो जाएगी इसकी, राष्ट्रपति चुनाव इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष चुनाव, वोटिंग मेथड एसटीवी यानी एकल हस्तांतरीय मत, सीक्रेट बैलेट गुप्त मतदान। यदि प्रश्न पद्धति पूछे तो उसका उत्तर होगा एकल हस्तांतरीय मत पद्धति। यदि प्रश्न प्रकार पूछे तो उसका उत्तर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के पास होता है। इसलिए राष्ट्रपति पद का चुनाव भी निर्वाचन आयोग की देखरेख में संचालित कराया जाता है। और ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 324 इजिकल टू निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति चुनाव कराता है इजिकल टू निर्वाचन आयोग। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा, विधान परिषद और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग होता है। लेकिन यदि परीक्षा में केवल एक विकल्प चुनना हो तो सामान्यतः अपेक्षित उत्तर राष्ट्रपति माना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या फिर उपराष्ट्रपति के पास। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा
चुनाव आयोग या संसद नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय करता है। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अनुच्छेद 71 इजिकल टू राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद इजिकल टू उच्चतम न्यायालय। इलेक्शन डिस्प्यूट इजिकल टू सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसकी। अनुच्छेद 71 इजिकल टू राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद निर्णय करेगा इजिकल टू उच्चतम न्यायालय। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 54 इजिकल टू राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 इजिकल टू राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 56 इजिकल टू राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 इजिकल टू पुनः निर्वाचन की पात्रता, अनुच्छेद 58 इजिकल टू राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं और अनुच्छेद 71 इजिकल टू राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2 सप्ताह। भारतीय संविधान या राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम में 2 सप्ताह का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव का पूरा कार्यक्रम निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करके तय करता है, जिसमें नामांकन जांच, नाम वापसी और मतदान की तिथियां निर्धारित होती हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 5 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 5 वर्षों के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से शुरू होता है। हालांकि यदि नए राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाता तो वर्तमान राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहते हैं, ताकि पद कभी भी रिक्त न हो। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसकी। अनुच्छेद 56 इजिकल टू राष्ट्रपति का कार्यकाल इजिकल टू 5 वर्ष, 5 ईयर्स इजिकल टू प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है और साथ ही यदि 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी नए राष्ट्रपति ने पद ग्रहण नहीं किया है तो वर्तमान राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने तक अपने पद पर बना रहता है। अब याद रखने हैं आपको कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 54 इजिकल टू हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 इजिकल टू निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 56 इजिकल टू कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 इजिकल टू पुनः निर्वाचन और अनुच्छेद 58 इजिकल टू योग्यताएं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रहे, लेकिन संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो ये जो ऑप्शन डी है दोस्तों, ये कथन सही नहीं है, बाकी के ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संसद द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है और लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या केवल लोकसभा नहीं बल्कि संसद ही पद से हटा सकती है। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 61 इक्वल टू महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाती है संसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। इसके बाद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। और इस क्वेश्चन की ट्रिक हो जाएगी, अनुच्छेद 61 इक्वल टू राष्ट्रपति पर महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव इक्वल टू केवल मंत्रिपरिषद के लिए। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या फिर उच्चतम न्यायालय में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है तो महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से शुरू की जा सकती है। इसके बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यदि दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाता है। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 61 इक्वल टू राष्ट्रपति पर महाभियोग, शुरुआत इक्वल टू संसद के किसी भी सदन से, हटाता है संसद यानी दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से या फिर महाभियोग द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाभियोग द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। तो दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद या सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, अर्थात किसी भी अन्य कारण से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 61 इज इक्वल टू महाभियोग, आधार इज इक्वल टू केवल संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से, जापान के संविधान, अमेरिका के संविधान या फिर आयरलैंड के संविधान से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है और यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है और दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का महाभियोग लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटा सकती है। न तो प्रधानमंत्री, न उपराष्ट्रपति और न ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। तो एक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार इज इक्वल टू संसद, प्रक्रिया इज इक्वल टू महाभियोग और अनुच्छेद 61 इज इक्वल टू राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। इसके बाद संसद में प्रस्ताव पर विचार किया जाता है और यदि दोनों सदन विशेष बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 61 इज इक्वल टू राष्ट्रपति पर महाभियोग और नोटिस पीरियड इज इक्वल टू 14 डेज और दोनों सदनों का विशेष बहुमत इज इक्वल टू राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदनों का समर्थन चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित माना जाता है जब संसद के संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य इसके पक्ष में मतदान करें। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 नहीं बल्कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 आवश्यक होता है। और ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 61 इज इक्वल टू राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुमत इज इक्वल टू कुल सदस्य संख्या का 2/3 और टोटल मेंबरशिप इज इक्वल टू 2/3।
भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाभियोग द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू होती है। यदि दोनों सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। ट्रिक हो जाएगी इसकी, कार्यकाल से पहले हटाने का एकमात्र तरीका है इक्वल टू महाभियोग। अनुच्छेद 61 इक्वल टू राष्ट्रपति पर महाभियोग। आधार इक्वल टू संविधान का उल्लंघन। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव और अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिक होगी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के 2 के अनुसार यदि बाद में राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित भी हो जाए तो उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित होने से पहले किए गए सभी आधिकारिक कार्य वैध माने जाते हैं। इसका उद्देश्य शासन और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखना है ताकि राष्ट्रपति के निर्णय केवल चुनाव निरस्त होने के कारण अमान्य न हो जाएं। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 71 के 2 इक्वल टू चुनाव बाद में अवैध घोषित होने पर भी पहले के कार्य वैध। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 60 इक्वल टू राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ट्रिक याद रखें, अनुच्छेद 58 इक्वल टू राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, अनुच्छेद 60 इक्वल टू राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 61 इक्वल टू महाभियोग और अनुच्छेद 66 इक्वल टू राष्ट्रपति का निर्वाचन। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार सामान्यतः राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, अनुच्छेद 60 इक्वल टू राष्ट्रपति की शपथ, पहले मुख्य न्यायाधीश
और अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश यह दायित्व निभाते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो यह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के प्रधानमंत्री को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) की ए के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, अनुच्छेद 56 से लेकर टू राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं त्यागपत्र, राष्ट्रपति इजिकल टू त्यागपत्र देता है इजिकल टू उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश यह दायित्व निभाते हैं। और यह व्यवस्था तब तक बनी रहती है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करता है और इसके बाद 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 6 माह तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और साथ ही अनुच्छेद 62 के अनुसार ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। इसलिए उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और इस क्वेश्चन की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों,
अनुच्छेद 65 इज इक्वल टू राष्ट्रपति बनेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 62 इज इक्वल टू 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।